हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आई होप तुमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जहाँ पे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उस लेक्चर को अच्छे से तुमने देख लिया होगा, तुमने रिवीजन कर लिया होगा, तुमने समझ लिया होगा। तो आज हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड लेक्चर है। लेकिन हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या किया था उसको एक बार हम क्या करेंगे, उसका क्विक रिकैप करते हुए देखेंगे कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। गॉट इट। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले एक्चुअली हमने तो देखा था कि साइंस क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था बायोलॉजी क्या होता है ना, क्योंकि हमारा ये तो बायोलॉजी का क्लास है। उसके बाद हमने देखा था बच्चों द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मींस सेल जो होते हैं उसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस क्या होते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि हम बायोलॉजी के ऐसे कौन से ब्रांच में सेल के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, तो उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल्स, मतलब कि जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। मतलब एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या करते हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और इन सबके मिलने से क्या बनता है बच्चों, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी तुम बनते हो, मैं बनती हूँ, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था सेल की हिस्ट्री, सेल की डिस्कवरी, है ना। कोई भी वर्ड सेल है, जैसे पहली बार कैसे आया, किसी ना किसी ने तो पहली बार दिया होगा। तो रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने 1665 में सेल दिया था। उन्होंने सेल टर्म की डिस्कवरी कैसे की थी, ये भी हमने बहुत ही अच्छे से डीपली डिस्कस किया था। उसके बाद 1674 में एंटोनी वैन ल्यूनहॉक ने क्या किया था, फ्री लिविंग सेल दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस टर्म दिया था। और फिर हमने क्या देखा था बच्चों, तो उसके बाद हमने सेल थ्योरी देखा था, है ना। और सेल थ्योरी में सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट है मैथियास स्लीडन, एंड ही वाज जर्मन बॉटनिस्ट, एंड ही सेड ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल इन 1838। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं थियोडर स्वान, वो क्या थे, तो वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, एंड ही सेड ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल इन 1839। और फिर हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रूडोल्फ वर्चो, actually he propounded the cell theory, he extended the cell theory, he expanded the cell theory। मीन्स रूडोल्फ वर्चो ने क्या किया था, वो जो थ्योरी था उसको उन्होंने एक्सटेंड किया था, है ना। मतलब कि ये तो क्लियर हो ही नहीं रहा था ना। हमारे जो मैथियास लीडर है बच्चों, मैंने आपको बताया था, उन्होंने बोल दिया सारे प्लांट सेल से मिलकर के बने होते हैं। थियोडर स्वान ने बोल दिया सारे एनिमल सेल से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये भी तो होता है ना बच्चों, कि ठीक है सारे प्लांट्स भी सेल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है सारे एनिमल्स भी सेल से मिलकर के बने होते हैं, बट जो हमारे न्यू सेल्स है वो कहाँ से आए। सो इन्होंने बोला कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूलाई मींस ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किसने बोला बच्चों, रूडोल्फ वर्चो ने बोला। और इन्होंने कब बोला था, तो इन्होंने 1855 में बोला था। उसके बाद आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट क्या करने वाली हूँ, तो हमारे सेल नंबर और शेप एंड साइज, ठीक है। अब देखो सेल नंबर से हमारा मतलब क्या है, तो एक्चुअली ऑन द नंबर ऑफ बेसिस, किसके नंबर ऑफ बेसिस, तो जो सेल के हमारे नंबर है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, ठीक है। एक क्या होता है, तो एक होता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया, यानी कि ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर के बने होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब तुम ये सोचोगे ना कि मैम हम तो इतने सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं, है ना, तब जाके हम कोई भी ये फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। मतलब कि मैम हमारे में डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, आपने बताया था, नर्वस सिस्टम अलग है, हमारे में बहुत सारा मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है मैम, सर्कुलेटरी सिस्टम है मैम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो कि सब अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैम ये कैसे करता होगा, है ना। बट ऐसा नहीं है बेटा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, वो सिंगल सेल्स कैन परफॉर्म ऑल इसेंशियल एक्टिविटीज फॉर देयर लाइफ, ठीक है, फॉर देयर मेंटेनेंस,
फॉर देयर सर्वाइवल। वो जो सिंगल सेल होते हैं उनके पास हर वो एबिलिटी होती है, हर वो कैपेसिटी होती है जिसके लिए वो अपना सारा फंक्शंस खुद से परफॉर्म कर पाए। मतलब कि वो डाइजेशन के लिए भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने वाले हैं, वो रेस्पिरेशन के लिए भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने वाले हैं, वो सर्कुलेशन के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने वाले हैं। उनको अपने लिए कैसे खुद के लिए एनर्जी बनाना है, कैसे उनको अपने लाइफ को सस्टेन करना है, वो सारा वो खुद डिसाइड करने वाले हैं। कौन बच्चों? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि अपने माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी अपने लाइफ को इंडिपेंडेंटली चला सकते हैं, ठीक है, विदाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। देखो इसके एग्जाम्पल क्या है, तो क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है। एक्चुअली दे ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो हमारे यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ये अपना लाइफ क्या करते हैं? खुद से चलाते हैं। ये सिंगल सेल के पास ही कैपेसिटी है, एबिलिटी है, ये सब कुछ खुद कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। तो आपको पता है मल्टी, यूनि मतलब क्या होता है बच्चों? एक होता है, सिंगल होता है। और मल्टी का मतलब क्या होता है? तो मल्टी का मतलब होता है, यूनि मतलब वन होता है, और मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है मेनी, है ना। तो यानी कि ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। एग्जाम्पल में क्या होगा? तो जो भी हायर प्लांट्स होते हैं, जो भी हायर एनिमल्स होते हैं, वो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, है ना। पता है ना आपको, वो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं। और बहुत सारे सेल से मिलने के बाद एक्चुअली उनमें टिश्यू बनते हैं, और जब वो बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो उनमें ऑर्गन बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो उनमें एक ऑर्गन सिस्टम डिजाइन होता है, और उसकी वजह से वो अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। आ गया समझ में कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर आवर ऑर्गेनिज्म इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. फॉर एग्जांपल amoeba, chlamydomonas, paramecium and euglena. And another one is multicellular organism, and they are made up of multiple cells, more than one cells. For example higher plants and higher animals. Got it? सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया, पॉइंट्स क्लियर हो गए. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट, एक सेकेंड, ऑर्गेनिज्म का अब हमने सेल नंबर के अकॉर्डिंगली देख लिया. अब बच्चों कुछ शेप एंड साइज हम देखेंगे. तो शेप एंड साइज का मतलब क्या हो गया? मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें कैसा सेल, जो भी सेल होता है उसका शेप कैसा होता है. मतलब या तो राउंड हो सकता है, बाइकॉनकेव हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है. तो देखते हैं. देखो सबसे जो तुम्हारा पहला वाला है वो है नर्व सेल और न्यूरॉन सेल. ये नर्व सेल कहाँ पे होते हैं, ये न्यूरॉन सेल क्या कहाँ पे होते हैं? तो देखो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना बच्चों, एक्चुअली हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ न्यूरॉन सेल्स होते हैं, आपको पता होगा. और वो न्यूरॉन सेल्स कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होते हैं. ठीक है, वो मैसेजेस को पहुंचाने का काम कर रहे हैं. रिसीव होने के बाद मुझे कोई भी, आपको कोई भी एक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं. तो वो जो न्यूरॉन है, वो जो नर्व सेल्स हैं, एक्चुअली वो ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड होते हैं. कैसे होते हैं वो? ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड होते हैं. इसका मतलब क्या है? तो एक्चुअली उनके जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, ठीक है, आप क्लास 10th में पढ़ोगे, उनके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, और उनके जो ये एक्सॉन होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं. इसलिए हम बोलते हैं कि ये ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड है. ठीक है, उसके बाद क्या है? आवर नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ दिस सेल्स. तो एक्चुअली हमारे नर्वस सिस्टम क्या है? इस टाइप के सेल से मिलकर के बने हुए हैं. ओवम और एक सेल तो आपको पता है प्रेजेंट इन फीमेल ओनली, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, और प्रॉपर स्पेरिकल इन शेप. ठीक है, तो ये कैसा होता है शेप में? प्रॉपर स्पेरिकल शेप का होता है. स्मूथ मसल सेल का शेप क्या होता है? स्पिंडल इन शेप होता है. आपके एनसीईआरटी में इसके डायग्राम्स भी दे रखे हैं कॉर्नर में, आप उसे भी देख सकते हो बच्चों. ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स. तो एक्चुअली में जो रेड ब्लड सेल है, जो आरबीसी है, या फिर जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, वो राउंड एंड बाइकॉनकेव्ड होते हैं. राउंड एंड बाइकॉनकेव्ड का मतलब क्या हुआ? राउंड का तो मतलब गोल हो गया,
लिया, लेकिन बाइकॉनकेव से हमारा मतलब हुआ कि थोड़ा चपटा हुआ सा रहेगा, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट सेल इन ह्यूमन बॉडी बाइकॉनकेव इन शेप। उसके बाद आपका आता है अमीबा, ठीक है। तो सारे बच्चों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा अमीबा के बारे में, है ना। जब आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो रिप्रोडक्शन के टाइम में आपके कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब आपने बाइनरी फिजन इन अमीबा पढ़ा होगा तो आपको उस टाइम में बताया गया होगा कि अमीबा जो होते हैं वो दे आर इरेगुलर इन शेप। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया। एंड व्हाट इज स्यूडोपोडिया बच्चों? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फिट। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉल्स फिट दे आर इरेगुलर इन शेप, है ना। तो जो हमारे अमीबा होते हैं ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। एंड व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? जो सिंगल सेल से मिलकर के बने होते हैं। एंड ये क्या होते हैं बच्चों? इरेगुलर इन शेप, ठीक है। कैन चेंज देयर शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की वजह से ये क्या कर सकते हैं? ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो ये आपका एनसीईआरटी का ही इमेजेस है। जो आपके नर्व सेल है वो कैसे है बच्चों? ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड है। और आपके जो बोन सेल है इसका वहां पे इमेजेस है, ठीक है। फिर ये जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स कैसे हैं? तो राउंड एंड बाइकॉनकेव है। ये ओवम है आपका, कैसा शेप का है? स्पेरिकल शेप का है। और आपका ये कुछ फैट सेल्स है। और स्मूथ मसल सेल्स कैसे थे? तो स्पिंडल इन शेप थे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सेल साइज का। ये तो हमने शेप के बारे में बात कर लिया, अब साइज के बारे में बात करते हैं। तो देखो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा लिविंग सेल, है ना, जो सबसे छोटा हो। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। एंड व्हाट इज माइकोप्लाज्मा? माइकोप्लाज्मा इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा एक टाइप का बैक्टीरिया है जो सबसे स्मॉलेस्ट है। और इस माइकोप्लाज्मा के पास ना बच्चों सेल वॉल नहीं होता है। जब मैं आगे के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी व्हाट इज सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है, तो एक्चुअली प्लांट्स में बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं, सेल के कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक्चुअली में ये जो कंपोनेंट सेल का जो सेल वॉल होता है वो माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या है? बैक्टीरिया। और पीपीएलओ, तो पीपीएलओ का देख सकते हो आप फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या है पीपीएलओ का? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आपका लार्जेस्ट लिविंग सेल है। लार्जेस्ट लिविंग सेल का मतलब क्या हो गया? लॉन्गेस्ट नहीं मैं बात कर रही हूँ, लार्जेस्ट मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट जो आपका सेल है, सबसे जो आपका लार्जेस्ट लिविंग सेल है वो क्या है? वो ऑस्ट्रिच का एग है, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग है, आइसोलेटेड एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो न्यूरॉन और नर्व सेल होता है। और वो कैसे दिखते हैं बच्चों? तो इलोंगेटेड दिखते हैं, वो ब्रांच्ड दिखते हैं। उसके बाद बात करते हैं लार्जेस्ट ह्यूमन सेल का। तो लार्जेस्ट जो ह्यूमन सेल होता है वो ओवम होता है या फिर एग होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल स्पर्म सेल होता है। आ गया सारे बच्चों को समझ में? ये याद करने वाली चीजें हैं, ये आपको याद करना है। देखो कॉन्सेप्ट तो क्लियर आपका होना ही चाहिए, है ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने क्लासेस देखा और क्लास देखने के बाद आपने जो भी नोट्स बनाया क्लास के टाइम में, फिर जैसे क्लासेस आपके खत्म होते हैं आप कॉपी बंद कर दो। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि जिन भी बच्चों में ये जो है, जिन भी बच्चों में ये 3D जो भी बच्चे फॉलो करेंगे, ठीक है। ये 3D का मतलब क्या हो गया? ये 3D का मतलब हो गया 1D फॉर डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, ठीक है। और दूसरा D क्या हो गया? डेडिकेशन। और तीसरा D क्या हो गया? डिसिप्लिन। यानी जो भी बच्चे ये 3D को फॉलो करेंगे उनको उनके लाइफ में हमेशा ही सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आप कभी भी एग्जामिनेशन के पहले जो है एक दिन वाली जो आप पढ़ाई करते हो उससे कुछ नहीं होने वाला है बच्चों। आपको एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ, एक प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं करना है कि जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, टॉपर का बात कर लेते हैं, तो टॉपर और जो दूसरे बच्चे होते हैं उसमें क्या अंतर होता है? जो और बच्चे होते हैं ना उन्होंने एग्जाम के पहले केवल पढ़ाई
की होती है, ठीक है। और जो हमारे टॉपर्स होते हैं उनको इससे मतलब नहीं होता है कि 4-5 घंटे टाइम देना है, 6 घंटे टाइम देना है, 7 घंटे टाइम देना है, नहीं। एक तो उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी, है ना। जैसे कि मैंने डे फर्स्ट बताया, आपके नोट्स क्लियर होने चाहिए, आपका नोट्स बिल्कुल फ्रेश बना होना चाहिए और आपके अपने लैंग्वेज में, आपके राइटिंग में होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है, आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना है। मतलब कि आप जितना ही देर बैठ रहे हो, है ना, आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ बैठो, आप डेडिकेटेड होके बैठो, आप डिटर्मिनेशन होकर के बैठो। यानी कि आपके अंदर में एक आत्मनिश्चय होनी चाहिए कि मुझे क्या है, मुझे अपने सब्जेक्ट में आज जो मैंने टारगेट सोच रखा है उसे मुझे कंप्लीट करना है ना। अब तुम क्लास 9th के बच्चे हो, तो क्लास 9th के बच्चे हो तो तुम्हें अभी ये नहीं समझना है, आई नो तुम बच्चे हो, ठीक है, लेकिन तुम इतने भी अभी बच्चे नहीं हो कि तुम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए ना पढ़ो, बस चीज़ों को रट लो बस इसलिए क्योंकि आपका पर्पस एग्जामिनेशन देना है, नहीं। तो मैं हर बच्चों को ये चीज़ बोलती हूँ कि जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको इस 3D को फॉलो करना है। मतलब जिन भी बच्चों में डिटर्मिनेशन होगी, जिन भी बच्चों में अपने एम को लेकर के डेडिकेशन होगी और जिन भी बच्चों में अपने एम को लेकर के डिसिप्लिन होगी, क्योंकि आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, जैसे अभी अगर तुम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, ठीक है, डजेंट मैटर कि तुम यूट्यूब से क्लासेस कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आप ऐप से क्लासेस कर रहे हो, आपके पेड बैच है या आपके फ्री बैच है, आपको वो लेक्चर करना है, मीन्स आपकी पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना है, आप डिसिप्लिन होकर के बैठोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप पहले आप 10 मिनट इधर से देख लिए, 10 मिनट उधर से देख लिए, आपके पास नोट्स नहीं बन रहे। टाइम वेस्ट नहीं करना है पढ़ाई में, जो भी पढ़ना है आपको प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि लार्जेस्ट ह्यूमन सेल क्या था, ओवम सेल था, यानी कि एक सेल था। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल क्या था, स्पर्म सेल था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों आगे, एक सेकेंड में पहले सिलेक्ट कर लूं इसको। देखो ये आपका क्या है, तो ये आपका हो गया रेड ब्लड सेल, ठीक है, आरबीसी। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑस्ट्रिच, किसका, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग हो गया, जो कि लार्जेस्ट लिविंग सेल होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या था, तो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा था। इतना सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो क्या है, अब हमारे सेल के कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, है ना। जैसे कि हमने अभी तक तो ये पढ़ा कि हमारे व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। फिर हमने क्या देखा बच्चों, तो हमने देखा कि हमारे सेल के डिफरेंट कुछ थ्योरीज थे, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो आज के लेक्चर में फिर हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर हमारे सेल कितने टाइप के होते हैं, कुछ सेल के शेप को हमने देखा, साइज को देखा। अब एक हमारा सेल का बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, मतलब सेल किससे किससे मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। हम ये देखने वाले हैं कि सेल किससे किससे मिलकर के बना हुआ है। तो जो आपका सेल है ना बच्चों, वो सेल आपका सबसे पहले आपके आते हैं सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन वही जब मैं प्लांट का बात करूंगी तो वहां पे सेल वॉल भी आएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे से आप नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने वाले, ठीक है। अभी हम बस क्या कर रहे हैं, एक ओवरव्यू देख रहे हैं अपने एक सेल का। क्या देख रहे हैं बच्चों, एक ओवरव्यू देख रहे हैं। देखो ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। मतलब ये समझ लो जो एनिमल सेल है उनके जो सेल है ना, जो हमारा हमने सेल देखा था ना इमेजेस, वो सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। मतलब सेलेक्टेड चीजों को ये अंदर आने देगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, देखो परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, उसको और कौन से मॉडल के रूप में बोला जाता है, जाना जाता है, क्या चीज से मिलकर के बना होता है। सेल वॉल अब क्या होता है, तो देखो रिजिड आउटर कवरिंग लाइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्लांट ओनली। जो सेल वॉल होता है ना, ये सेल वॉल ऐसा नहीं है प्लांट्स में होता है, सेल वॉल कुछ बैक्टीरियाज वगैरह में भी होते हैं प्रेजेंट।
तो ये जो सेल वॉल होता है बच्चों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, लेकिन एक्चुअली में ये सेल वॉल एनिमल के अंदर में प्रेजेंट नहीं होता है, हमारे अंदर में प्रेजेंट नहीं होता है। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपके न्यूक्लियस होते हैं जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल बोलते हैं और कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। ये न्यूक्लियस को हम क्यों बोलते हैं, वाई वी विल कॉल्ड न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, बिकॉज न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों, तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए इसके अंदर में होता है, ठीक है। उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म है, तो जो हमारा सेल होता है उस सेल में कुछ फ्लूइड कंटेंट होते हैं जो साइटोप्लाज्म होते हैं। अभी तो हम बस ओवरव्यू देख रहे हैं कि हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं सेल के। फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, और बाकी के हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, उसके बाद आपके बहुत सारे यानी कि कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, वैक्यूल्स हैं, प्लास्टिड हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स हैं, ये सारे क्या है, ये सारे सेल ऑर्गेनल है। यानी आज के क्लासेस में हमने क्या बस बच्चों कवर किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर हमारे सेल दो टाइप के होते हैं, हमारे ऑर्गेनिज्म सॉरी दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद हमने कुछ सेल के शेप को और साइज को देखा और फिर हमने ये देखा कि हमारे सेल के बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। अब चलो, अब मेरे क्लासेस का एक रूल क्या है कि हमेशा हम क्या करते हैं, लेक्चर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज स्मॉलेस्ट सेल, बता दो जल्दी जल्दी, कौन सा स्मॉलेस्ट सेल था। तो सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम सिंपल सा है, माइकोप्लाज्मा हमारा क्या था, स्मॉलेस्ट सेल था। और अगर ऑप्शन में मैम पीपीएलओ होता तो हम पीपीएलओ को भी करेक्ट कर सकते थे, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल शोज ब्रांचिंग, हमारा कौन सा सेल बच्चों ब्रांचिंग शो कर रहा था। तो ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड सेल कौन से थे, न्यूरॉन सेल थे, नर्व सेल थे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड सेल्स ऑफ, रॉबर्ट हुक किसके सेल को उन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो आप याद करो कॉर्क, जो कि क्या था, डेड सेल था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉर्क हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ये नहीं करना है कि जो हमारे बैक लेक्चर है उस बैक लेक्चर गई बात गई, लेक्चर जैसे खत्म हो जाता है तो भूलना नहीं है, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज, ब्रेन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आपको मैंने बताया था जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन किससे मिल, वो जो हमारे न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम के एक पार्ट होते हैं। तो एक्चुअली में जो न्यूरॉन होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, किसके, हमारे नर्वस सिस्टम के, या बोल लो हमारे ब्रेन के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। और हाँ, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आया ना द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, तो यहाँ आपको पैनिक नहीं करना है कि मैम हमारे तो सिलेबस में सिर्फ इतना ही दे रखा था कि जो न्यूरॉन है, जो नर्व सेल है वो ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड होते हैं। बच्चों बस रटना तो नहीं है ना, पढ़ाई इसलिए तो नहीं कर रहे हो, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट इसलिए तो नहीं पढ़ रहे हो कि बस पढ़ना है जाके एग्जामिनेशन देके आ जाना है, नहीं, कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए ना। तो एक्चुअली में जो ये न्यूरॉन होते हैं ये होते क्या है, तो एक्चुअली में कि ये हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, है ना। कुछ थोड़ी सी बात अगर हमें एक्स्ट्रा बता दी जा रही है तो उन चीजों को समझना है क्लासेस में, ठीक है। अब देखते हैं, मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है, नहीं है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका काम क्या है, इस क्लास को रिवाइज कर लोगे, डे फर्स्ट वाला लेक्चर भी जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो देख लेंगे, और आगे के लेक्चर में हम कौन से टॉपिक को लेकर के मिलने वाले हैं, तो अब हम प्रॉपर अपना ओवरव्यू ऑफ सेल देखेंगे। यानी तुमने अभी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और तुमने जो सेल वॉल और फिर न्यूक्लियस, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की है, इसको हम बहुत ही अच्छे से डीपली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।